बढ़ते खबरों में आगे बड़ी खबर। शहीद सुखदेव की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। अद्भुत क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शहीद सुखदेव की जयंती को लेकर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या पोस्ट किया है वो आपकी स्क्रीन पर फिलहाल। तो ये बड़ी जानकारी। मां भारती के अमर सपूत अद्भुत क्रांतिकारी सुखदेव की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करते हुए दिया है। उनकी तस्वीर भी फिलहाल पोस्ट की गई है। शहीद सुखदेव को नमन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और इसी के साथ साथ देखिए, सुखदेव का नारा था कि जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। और इसी तरह से वो देश की सुरक्षा के लिए शहादत देते हुए नजर आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको याद किया है और उनकी जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। पश्चिमी इंडोनेशिया से जहां पर फटा है ज्वालामुखी, अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी इसमें मिल रही है। आसपास का इलाका पूरा खाली करवा दिया गया है। हाल माहिरा द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट होने से ये पूरी घटना हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, कितनी विस्फोटक की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। दरअसल जानकारी यह है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मरापी में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से, ठंडे लावे की वजह से अब तक कुल 43 लोगों की मौत की जानकारी। अपडेट इसमें यह है 19 लोग लापता है। ठंडा लावा जिसे जावानीज में लहार भी कहा जाता है, इससे पानी और चट्टान के टुकड़े का मिश्रण होता है इसमें, जो ज्वालामुखी की ढलानों से तेजी से बहता है। आपको बता दें, नदी घाटियों में ये प्रवेश कर रहा है, विस्तृत इलाकों में लगातार ये फैल रहा है, अपने पांव पसार रहा है। इंडोनेशिया में आपदा प्रतिक्रिया एजेंसी ने परेशान करने वाली तस्वीरें और ये वीडियो साझा की हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर अपनी, जिसमें माउंट मरापी के पास सड़कें, खेत, मिट्टी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राख नजर आ रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार ये ठंडा लावा है जो कि सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगातार बह सकता है। ज्वालामुखी से 60 किलोमीटर तक लंबी दूरी तक ये तय कर सकता है। जो इसके रास्ते में आने वाली सभी चीजें, एक एक महत्वपूर्ण चीज उसके लिए खतरा ये पैदा करता है। जानकारी ये मिली है कि लावा प्रवाह की तुलना में अधिक विनाशकारी और घातक ये माना जाता है। उनमें लगभग किसी भी चीज को कुचलने की, दफनाने की क्षमता इसमें होती है। साथ ही पुलों, सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे को ये नष्ट कर सकता है, नुकसान ये पहुंचा सकता है। विलोप उन क्षेत्रों में फंसा सकता है जो आगे ज्वालामुखी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए कहा जाता है कि ठंडा लावा बेहद खतरनाक है और इसके चलते कई लोगों के फिलहाल लापता होने की भी खबर है। तो कुल मिलाकर परेशानियां लगातार फिलहाल बढ़ रही है। आंकड़ा दैनिक भास्कर में 17 बताया गया है कि 17 के आसपास लोग जो है वो लापता है। आगे बढ़ते केन्या में बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाइयों की खेप पहुंचाई जा रही है। भारत ने भेजी है करीब 40 टन दवाइयां। देखिए, सुविधा के सामान के साथ एचडीआर की दूसरी खेप विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी फिलहाल दी है। तस्वीरें भी फिलहाल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से पोस्ट की गई है और जिस विमान में फिलहाल ये भेजा गया और वो भी आपको लगातार हम दिखाई रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, केन्या में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है और बाढ़ पीड़ितों के लिए दवाइयों की खेप भेजी गई है। सुविधा के सामान के साथ एचएडीआर की दूसरी खेप भेजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे लेकर जानकारी शेयर की है। आपको बताते चले कि भारत की तरफ से जारी बयान में ये जानकारी शेयर की गई है कि केन्या को सहायता, दक्षिण सहयोग की भावना और अफ्रीका को हमारी प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखने की हमारी प्रतिबद्धता के तहत देश के साथ भारत के मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों की पुनरावृत्ति है। और भारत ने बाढ़ से हुए नुकसान और विनाश के लिए केन्या सरकार और लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। आपको ये भी जानकारी देते चले, अफ्रीकी देश की 47 में से 38 काउंटी प्रभावित हुई है और 267 लोगों की जान जा चुकी है। चलिए, और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का ये पूरा मामला है। केजरीवाल से मिलने आई थी स्वाति, ये संजय सिंह की तरफ से कहा गया। इंतजार के दौरान बदसलूकी हुई है। न्यूज़पेपर्स का जिक्र करें तो उसमें भी फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। आप सांसद ने अभद्रता की बात को स्वीकार किया है। आम आदमी पार्टी ने घटना पर खेद जताया है। दरअसल इसमें लिखा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी के मामले में अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लेते हुए निजी सचिव विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश इसमें दे दिए हैं। सीएम ने लिया है मामले पर संज्ञान। विभव ने स्वाति के साथ बदतमीजी की, ये संजय सिंह की तरफ से अब मान लिया गया है।
विभव के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भी कहा गया। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के मामले में संजय सिंह ने सफाई भी दी है। कहा है कि सीएम केजरीवाल के संज्ञान में ये पूरा मामला है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी सामने आ चुकी है। आगे बढ़ते असम में आतंकी नेटवर्क फैलाने की साजिश फेल। गुवाहाटी स्टेशन से 2 बांग्लादेशी आतंकी जो है उनको गिरफ्तार किया गया। आतंकियों के पास से जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए। खबर असम से, जहां पर पुलिस ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 2 संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जो कि अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके पास से कई कागजात भी बरामद किए गए हैं फिलहाल, और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। इसी बाबत कुछ तस्वीरें भी वहां से सामने आई है। पुलिस प्रशासन और जो सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद। गुवाहाटी स्टेशन से ये 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए, इनसे पूछताछ की जाएगी। आतंकियों के पास से जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी मिले, ऐसी खबरें भी मिल रही है। बढ़ते खबरों में आगे अगली खबर झारखंड से। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने मैराथन पूछताछ की है। मंत्री के सचिव और सहयोगी के यहां पर से 37 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया था, जिसके बाद ईडी की टीम सक्रिय होते हुए आगे की जांच पड़ताल बढ़ा रही है। और कैश कहां से मिला, कैसे मिला, इन तमाम जो पहलू हैं उनके मद्देनजर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है उनको बढ़ा रही है और मैराथन पूछताछ यहां पर की गई है। बढ़ते खबरों में आगे, और घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की कविता को नहीं मिली है राहत। 20 मई तक राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। तो देखिए, लगातार की कविता की जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और 20 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई है न्यायिक हिरासत। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और जानकारी है। पंचतत्व में विलीन हुए बिहार बीजेपी के दिग्गज सुशील मोदी, दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने उनको अंतिम विदाई दी। काफ़ी लंबे समय से कैंसर से वो पीड़ित चल रहे थे। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था और हाल ही में उन्होंने ट्वीट करके इस बात का जिक्र भी किया था कि मैं अस्वस्थ हूँ, मैं चुनावों में उतना सहयोग नहीं कर पाऊँगा। और उसके बाद ये ऐसी खबर आती है, दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी लंबे समय से उनका इलाज भी दिल्ली एम्स में ही चल रहा था। और ये तस्वीरें जब तमाम जो चेहरे हैं यहाँ पर मौजूद थे और पंचतत्व में विलीन हुए सुशील कुमार मोदी। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। कई और जो नेता थे वो भी वहाँ पर फिलहाल मौजूद रहे, और सबसे बड़ी बात कि उनको याद करते हुए सभी की आंखें नम थी। उनके परिवार वालों के प्रति भी जो बड़े नेता फिलहाल वहां पर पहुंचे, संवेदना व्यक्त करते हुए फिलहाल नजर आए। इस बाबत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि आपको पलक ने बताया कि पहले उनकी तरफ से जानकारी दे दी गई थी कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ और चुनाव में इस बार मैं ठीक से सहयोग नहीं कर पाऊंगा। तो राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी गई। जेपी नड्डा ने भी नम आंखों से उनको याद किया। उन्होंने कहा कि देरी हो गई पहुंचने में, लेकिन वो आए तो अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिन्हें अंतिम विदाई दी। मुखाग्नि के दौरान खड़े रहकर उनके परिजनों को सांत्वना भी दी गई। और ये तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे और उनके अंतिम उनको विदाई दी गई। आगे बढ़ते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पूरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया ने ट्रायल शुरू होने में देरी का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएंगे। तो ईडी की तरफ से भी देखिए टिप्पणी की गई है और जमानत पर सुनवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। जी साक्षी। बिल्कुल, तो देखिए खबर मनीष सिसोदिया से जुड़ी, जिनकी जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई। जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित कोर्ट के द्वारा रख लिया गया है। ट्रायल शुरू होने में देरी का यहां पर हवाला कोर्ट के द्वारा दिया गया है और फैसला कोर्ट बाद में सुनाएगा। ट्रायल शुरू होने में देरी को लेकर जमानत यहां पर उनके द्वारा मांगी गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित फिलहाल रख लिया है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र से खबर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आईटी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आईटी ने 170 करोड़ रुपए की बेहिसाब प्रॉपर्टी जब्त की है, जिसमें 14 करोड़ रुपए कैश भी महाराष्ट्र से नांदेड़ से बरामद किया गया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयकर यानी कि आईटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी ने शहर के बड़े व्यापारी और उसके फाइनेंस कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 170 करोड़ रुपए की बेहिसाब प्रॉपर्टी जब्त की। जब्त किए गई प्रॉपर्टी में 14 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। 8 किलो सोना, चांदी और हीरे के जवाहरात भी बरामद किए गए हैं। 72 घंटों तक चली इस कार्रवाई में 14 घंटे केवल नोट गिनने में लगे और इसीलिए इस कार्रवाई को काफी बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। अब इन्वेस्टिगेट आगे किया जा रहा है कि आखिरकार ये कैश कहां से आया, इतना सोना कहां से आया और क्या कुछ वो काम थे जिसके जरिए ये पैसा लाया जा रहा था। फिलहाल कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन 72 घंटे तक ये कार्रवाई चली। 170 करोड़ का जो यहां पर कार्रवाई की गई है, बरामदगी वो यहां पर हुई है। 170 करोड़ रुपए की बेहिसाब प्रॉपर्टी। और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, जिसमें आपको कैश, हीरे, जवाहरात और सब नजर आ रहा है, जो कि आईटी के द्वारा जब्त किए गए हैं।
बढ़ते हैं खबरों में आगे और राजा भैया का बड़ा ऐलान। लोगों को विवेक के आधार पर मतदान करने की अपील की है उन्होंने। पार्टी की बैठक में निर्णय लिया, किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का फैसला। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच राजा भैया का ये बड़ा ऐलान और उन्होंने जनता से अपने पसंद और विवेक के आधार पर मतदान करने की अपील की है। अभी तक के चुनाव में राजा भैया ने किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किया था और राजा भैया के इस ऐलान को कौशाम्बी में बीजेपी के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। और इस ऐलान से पहले कौशाम्बी से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद विनोद सोनकर, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बेंती में कुंडा कोठी पर पहुंचकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात की थी, लेकिन दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। आपको ये भी बताते चले कि राजा भैया का फैसला भाजपा के लिए जोर का झटका माना जा रहा है और क्षेत्र में राजा भैया का खासा प्रभाव माना जाता है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाए। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बताएंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित पद्मावती महिला विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम के बाहर वाईएसआरसीपी और टीडीपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके बाद पुलिस की ने कार्यकर्ताओं को मौके से खदेड़ा। तस्वीरों में आप देख पाएंगे घटनास्थल पर एक बाइक भी जला दी गई। इस गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बावजूद इसके कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जमकर हमला हुआ, हालात थोड़े खराब यहाँ पर हो गए। टीडीपी ने वाईएसआरसीपी पर कई गंभीर आरोप भी इस दौरान लगाए हैं। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गई हैं। तो ये घटना घटी है, दरअसल इस मामले में कार क्षतिग्रस्त हुई है और टीडीपी नेताओं ने कहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है और वाईएसआरसीपी के जो लोग हैं वो स्ट्रांग रूम के पास घातक हथियारों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें चल रहा है। आंध्र प्रदेश में चुनाव मतदान के बाद कथित तौर पर वाईएसआरसीपी के हमले लगातार जारी हैं। चंद्रगिरी में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार और टीडीपी नेता पुलिवार्थी नानी पर यहां पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। टीडीपी नेताओं का आरोप है कि 150 से ज्यादा लोग आए और उन पर रॉड चाकुओं से हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो हमला है वो नदावरुल के सरपंच के नेतृत्व में किया गया है। तो कुल मिलाकर इसमें गंभीर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है। टीडीपी का पुलिस से भी सवाल यहाँ पर सामने आया। उन्होंने कहा कि इस तरीके से घटना क्यों सामने आ रही। बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर महिला महाविद्यालय परिसर जंग का मैदान में तब्दील हो गया। हालांकि बाद में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई और मामले को किसी तरह से कंट्रोल में वहां पर किया गया। आगे बढ़ते होर्डिंग हादसे के बाद एक्शन में बीएमसी नजर आ रही है। अवैध होर्डिंग पर बुलडोजर चला। होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई में आफत बनकर आई तेज आंधी और तूफान में होर्डिंग गिरने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस घटना के बाद बीएमसी एक्शन में आ गई। शहर में लगे हुए होर्डिंग्स की पहचान अब शुरू की जा रही है और उसके बाद उनको हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल ही घटना के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने अवैध होर्डिंग हटाने का आदेश दिया था। साथ ही सभी होर्डिंग का ऑडिट करने के लिए भी उनकी तरफ से कहा गया था। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं जयपुर से आ रही खबर की। जयपुर बम ब्लास्ट के पूरे मामले में जिंदा बम मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत की खबर मिल रही है। 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दिए गए हैं। किशोर न्याय बोर्ड को सुनवाई पूरी करने के आदेश यहां पर दिए गए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दौरान जिंदा मिले बम के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे नाबालिग आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रहे किशोर न्याय बोर्ड को प्रकरण की सुनवाई 3 महीने में पूरी करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने डाले हथियार और हार्डकोर नक्सली समेत 30 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 9 नक्सलियों पर घोषित था 39 लाख का इनाम। तो देखिए जिस तरह से नक्सलियों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इसी बीच ये बड़ी खबर, बीजापुर में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 9 नक्सलियों पर घोषित था 39 लाख का इनाम और 30 नक्सलियों ने यहाँ पर सरेंडर किया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। और इस बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय झारखंड दौरा।
17 मई को रांची में रोड शो करने वाले हैं अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में रोड शो करेंगे। 18 मई को बोकारो पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा को करेंगे संबोधित। तो ये बड़ी जानकारी है। कल प्रधानमंत्री मोदी भी झारखंड पहुंचे, उन्होंने वहां पर सभा को संबोधित किया और काफी आक्रामक कल पीएम मोदी वहां पर नजर आए थे। कल दरअसल झारखंड की गिरिडीह पहुंचे थे और हम वहां पर कई बड़ी बातों का जिक्र उनके द्वारा किया गया। कहा कि घुसपैठ हम स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े प्रहार का हमने संकल्प लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन जो कि मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहा है, वो हम कभी साकार नहीं होने देंगे। तो काफी आक्रामक नजर आए कल पीएम मोदी। और अब कार्यक्रम है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा रहेगा झारखंड का। जब पहुंचेंगे 17 मई को रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए आने वाले हैं नजर रोड शो के दौरान। और इसके अलावा 18 मई को बोकारो पहुंचने का भी कार्यक्रम है, वहां पर सभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। तो बैक टू बैक दौरे अमित शाह के लगातार जारी हैं, बीजेपी के तमाम दिग्गजों के लगातार जारी हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जो कि मोर्चा संभाले हुए, कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करके सीधा झारखंड का रुख किया, झारखंड पहुंचे। झारखंड में सभा को किया संबोधित, गिरिडीह में किया था सभा को संबोधित। इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड के दौरे लग चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इसके पहले पहुंच चुके हैं झारखंड। अब एक बार फिर से पहुंचेंगे झारखंड और बोकारो में करेंगे जनसभा को संबोधित। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताएंगे क्योंकि अमित शाह की जानकारी आपको दे दी। कानपुर से अगली खबर। कानपुर में चौकी इंचार्ज से परेशान शख्स ने फांसी लगा दी। आत्महत्या से पहले प्रताड़ना का वीडियो बनाते हुए ये शख्स नजर आया था और इस वक्त हम आपको वो वीडियो दिखा भी रहे हैं। सचिंडी पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जो है वो अब शुरू कर दी है। तो चौकी इंचार्ज से परेशान था ये शख्स, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की और कानपुर का पूरा मामला बताया जा रहा है। सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाते हुए ये शख्स नजर आया था। सचिंडी पुलिस और फॉरेंसिक टीम इसी वीडियो के आधार पर और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी पूछताछ में जुट चुकी है। बढ़ते हैं आगे। आज और कल बंद रहेंगे चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन, ये खबर फिलहाल मिल रही है और ये खबर अखबारों में भी मौजूद है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। आज और कल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रहे थे ये सभी रजिस्ट्रेशन और फिलहाल इनके ऊपर रोक लगाई गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमर उजाला के फ्रंट पेज पर क्या कुछ हेडलाइन दी गई है। चारधाम यात्रा नवंबर तक चलेगी, ये जानकारी मिल रही है। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी वो डरा देने वाली तस्वीरें थी। लोग बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे और हमने देखा किस तरीके से जो पतले संकरे इलाके थे और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखा गया। यहां पर बताया गया कि चार धामों की धारण क्षमता और ठहरने की व्यवस्था सीमित है। इस बीच भीड़ बढ़ने पर भारी दिक्कत हो सकती है। इसी की वजह से यह निर्णय लिया गया है कि आप जल्दबाजी मत कीजिए। इस बार चारधाम यात्रा नवंबर तक चलने वाली है। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और चारधाम यात्रा नवंबर महीने तक संचालित करने वाली गंगोत्री यमुनोत्री के तीर्थयात्रियों को रोका गया है। अच्छा, दैनिक भास्कर को अगर हम देखें, साक्षी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताई गई है। रिकॉर्ड श्रद्धालुओं से उत्तराखंड में सिस्टम की सांसें फूल चुके, लोग सड़कों पर आते बिताने को मजबूर है। भूस्खलन का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ना खाना है ना पानी है। और सबसे बड़ी बात की हेडलाइन, 45 किलोमीटर का जाम लगा, लोग 25 घंटे से फंसे हुए हैं। दर्शन के लिए इंतजार में 10 लोगों की मौत भी हो गई है और इसीलिए जैसे कि आपको भी अभी साक्षी ने बताया कि महिमा कई लोगों के फ्रैक्चर हुए हैं, कई लोगों को चोटें भी आई हैं, ये भी जानकारी मिली है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के 4, गुजरात के 4 और उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड के एक ये मृतकों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि कहां से कितने लोगों की जान चली गई अब तक। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। बात अब बदले हुए मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। देखिए, अब बात अगर झारखंड की करें, मध्य प्रदेश की करें तो बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। गर्म हवाओं के पेड़ों के लिए तैयार हो जाए दिल्ली एनसीआर के वासी और अब लू दे सकती है दस्तक। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों में लू दस्तक देगी। राजधानी में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचेगा। वोटिंग वाले दिन दिल्ली में 48 डिग्री को छू सकता है पारा, यानी कि गर्मी से राहत नहीं और लू की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। जैसा कि चुनाव भी होने हैं दिल्ली में और इसके मद्देनजर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि चुनाव वाले दिन 48 डिग्री सेल्सियस तक पारा रह सकता है। अखबारों में भी जिक्र है। अगर दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान की बात करें तो 40.2 डिग्री तक सेल्सियस दर्ज किया गया है और इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री ये अधिक है। हालांकि लोगों को राहत यहाँ मिलती हुई नजर नहीं आएगी और दिल्ली में जो पारा है वो और भी बढ़ सकता है, यानी कि लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती है।
और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको दिल्ली से ही बताएंगे। बड़ी जानकारी है दिल्ली से, जहां पर न्यू उस्मानपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई। सूफियान नाम के शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से है, जहां पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांच इस पूरे मामले में शुरू हो गई है। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर की ये पूरी घटना है, जहां पर युवक की हत्या को अंजाम दिया गया और जिस शख्स की हत्या हुई है नाम सूफियान उसका बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, वहां पर पूछताछ कर रही है कि आखिर वजह क्या कुछ रही, आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है या कुछ और मामला है। हर एंगल से पुलिस फिलहाल जांच इसमें कर रही है, पूछताछ इसमें कर रही है, लेकिन बड़ी जानकारी है, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में आज कौन कौन से केस जिस पर होगी हियरिंग। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का मामला और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तराखंड सरकार और याचिकाकर्ता केंद्रीय समिति को रिपोर्ट दें। दूसरी खबर, तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और वी सेंथिल बालाजी की जमानत का ये पूरा मामला है और सेंथिल बालाजी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच करेगी हियरिंग। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है वी सेंथिल बालाजी। दिल्ली शराब घोटाला मामला और सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया की पेशी होगी और मनीष सिसोदिया की न्याय की हिरासत हो रही है खत्म। राजस्थान के सरिस्का में इको सेंसिटिव जोन में मार्बल के अवैध खनन का मामला है और अवैध खनन के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग। अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथ की बेंच हियरिंग करेगी। पिता मुख्तार अंसारी के आयोजित विशेष प्रार्थना में शामिल होने की मांग की गई थी। और रामपुर में एक्ट्रेस जया प्रदा को कोर्ट में पेश होने को आदेश है। मुस्लिम डिग्री कॉलेज में हुई अभद्र टिप्पणी के मामले में बयान देने के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुई। तमाम ये मामले हैं जिस पर आज कोर्ट में हियरिंग होनी है।